देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना काल पीस की मिसाल। मैं हूं आपके साथ जागृति। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार ने कोरोना काल में आई चुनौतियों का कैसे सामना किया और किसानों के हित में क्या क्या फैसले लिए। सीएम ने आगामी खरीद सीजन की तैयारियों पर की समीक्षा बैठक। हरियाणा के किसानों के लिए बड़ा ऐलान। रबी सीजन पर मनोहर सरकार का बड़ा फैसला। किसानों को किए जाने वाले भुगतान में नहीं होनी चाहिए देरी। निर्धारित समय में खरीदी गई उपज का मिले भुगतान। किसानों के लिए बनाई एडवांस शेड्यूलिंग योजना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना महामारी के दौरान हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए कई अनूठे फैसले लिए और कोरोना संक्रमण जैसी घातक महामारी में फसलों का ब्यौरा लेकर आगामी खरीद सीजन की तैयारी के संबंध में समीक्षा बैठक ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले रबी सीजन 2021-22 के दौरान किसानों को किए जाने वाले भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। यदि भुगतान में देरी होती है तो लगभग 9% ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान किसानों के सत्यापित बैंक खातों में सीधे किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगामी खरीद सीजन की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक ली। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित रहे। किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। यानी आज हम याद करते हैं चौधरी छोटूराम जी को, हम चौधरी देवीलाल जी को याद करते हैं। ऐसे किसानों के हित में काम करने वाले बहुत लोग याद करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक समय ऐसा आएगा आगे फ्यूचर में कि ये जो वर्तमान काल है, मोदी मनोहर सरकार, ये किसानों के हित की सरकार थी, ये इतिहास बनने वाला है। किसानों की आय जिस प्रकार से आगे बढ़ाई जा रही है, जिस प्रकार से नए नए आयाम खोले जा रहे हैं, उनको रिस्क मैनेजमेंट उनके लिए जो किया जा रहा है कि कोई भी अब भी जैसे वर्षा इस बार बहुत हुई, सितंबर महीने में इस प्रकार की वर्षा कभी नहीं हुई। 24 सितंबर तक, कल तक भी वर्षा हुई है, आज पता नहीं मुझे, तो नहीं है, कल एक दिन होने वाली है। हाँ, और 2 दिन बाद होने वाली है। तो ये वर्षा के कारण से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, एफसीआर साहब को कह दिया कि स्पेशल गिरदावरी कराएं और जिस भी किसान का नुकसान हुआ है, अगर बीमा किया हुआ है तो बीमा कंपनी देगी, बीमा किया हुआ नहीं है तो हरियाणा सरकार देगी, लेकिन किसान को उसका कंपनसेशन, ठीक है, फुल कॉस्ट शायद नहीं दे पाते, लेकिन एक निश्चित मात्रा में जितना उसका तय किया हुआ है 12,000 रुपए एकड़ का, वो सरकार देगी। और अगर बीमा किया हुआ है तो कहीं 20,000, कहीं 22,000, 24,000, 28,000, वो अलग अलग फसलों के अलग अलग है, तो इस हिसाब से वो उनको दिया जाएगा। तो इसी प्रकार हमने जो किसान है वो किस प्रकार से प्रोग्रेस करें, किसान को उसके सहयोगी जितने भी और काम हो सकते हैं, किसान के बच्चे के पास जमीन कम है, बीकिंग तो कर सकता है,
अभी 2 दिन पहले हमने बी कीपिंग की पॉलिसी एक लागू की है कि 3000 किसानों को भी बी कीपिंग का लाभ मिल रहा है, लेकिन हमें 10 साल में 10 गुना ये करना है। हालांकि मेरे हिसाब से 10 गुना कम है, डिपार्टमेंट ने अभी 10 गुना कहा है, तो एक बार इसको प्रारंभ करते हैं। लेकिन बी कीपिंग से उद्योग बढ़ेगा, आमदन बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मैं कहता हूं अगर कंजम्पशन हमारे अपने लोग करते हैं तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। शहद का एक जो एक कंजम्पशन है, जितनी ज्यादा बढ़ेगी, जैसे दूध के कंजम्पशन से स्वास्थ्य ठीक होता है, ऐसे शहद की कंजम्पशन से भी ठीक होता है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों को एक निर्धारित समय अवधि के भीतर खरीदी गई उपज का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। भुगतान में देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समय पर भुगतान हो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारियां तय की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने फसलों की सुचारू खरीद के लिए किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा की और संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए कि किसानों को मंडियों में अपनी उपज बेचते समय किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सुगम और समय पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए एडवांस में शेड्यूलिंग की योजना बनाई जाए। किसानों को सीधी पेमेंट इस बार चूंकि पहली बार कर रहे हैं तो 2300 और 36 करोड़ रुपए की पेमेंट ये सब किसान को सीधी जा चुकी है, उनके खातों में चली गई है। और आज ही हमने हिसाब लगवाया कि इसमें से देरी कितनी हुई है। केवल एक किसान ऐसा है जिसकी 10 दिन की देरी हुई, 3 किसान ऐसे हैं जिसकी 9 दिन की देरी हुई है, और बड़ी मात्रा में जो किसान ऐसे हैं जिनका 1 दिन की देरी हुई है। तो इस प्रकार से इस देरी के कारण से होने वाला जो इंटरेस्ट की अमाउंट है 10,769 लोगों को ये जो ब्याज है ये भेजा जा चुका है। 7,80,000 रुपए ये पेमेंट ब्याज के खाते में ही उनको भेजी गई है, और ये पहली बार होगा कि उनको सीधा ब्याज जो है वो किसानों को ये मिलेगा। हमने इस बार मंडियों की व्यवस्था भी पर्याप्त की है। 396 मंडियां जो हमारी रेगुलर मंडियां हैं वो प्रोक्योरमेंट जैसे पहले काम करती थी इस बार कर रही हैं। साथ में 77 खरीद केंद्र ये भी बनाए गए हैं, क्योंकि जहां कहीं ग्लटिंग हुई, भीड़ ज्यादा हुई, तो वहां पर पास के जो खरीद केंद्र हैं उसमें वही सारी व्यवस्थाएं करके और ये सब हमने किया है। मित्रों, इस बार जो देखा है हमने कि जो हमारी पहले की व्यवस्था है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, लगातार हर साल उसमें सुधार होते जा रहे हैं। 3 वर्ष से मेरी फसल मेरा ब्यौरा इस स्कीम के अंतर्गत हम किसानों को कहते हैं कि हर वर्ष अपनी बोई फसल उसका पंजीकरण कराएं। पंजीकरण कराने के कई हेतु हैं। कुल मिलाकर हरियाणा की पूरी भूमि उसकी हमें जानकारी मिलती है कि कितनी पर बिजाई हुई है, कितनी खाली रही है, खाली किन कारणों से रही है, और जो बिजाई हुई है बिजाई के बाद उस फसल का उसकी बिक्री ठीक हो जाए, किसी की बिक्री में कठिनाई ना आए, उसमें योजना ठीक से बना सकते हैं, ताकि अगली बार बिजाई में किसी चीज को कम कराना है, ज्यादा कराना है, आखिर तो प्लानिंग के आधार पर बिजाई होगी, किसान का ज्यादा लाभ होगा। कभी कभी उद्देश्य दूसरे भी रहते हैं, जैसा पानी बचाने का उद्देश्य है। हमने कहा कि अगर धान की बिजाई कम करके विविधीकरण से दूसरी फसलों पर आएंगे तो हम उसमें इंसेंटिव भी देंगे। हमने 7,000 रुपया प्रति एकड़ धान छोड़कर दूसरी फसल बोने वाले को पिछले वर्ष दिया है। 96,000 एकड़ में धान छोड़ा गया है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। इस बार भी हम विचार करते हैं कि इस 96,000 को हम आह्वान करेंगे कि 2 लाख एकड़ जमीन इस पर धान कम करके चाहे कपास बिजाई की जाए और चाहे मक्का बिजाई की जाए अथवा अन्य फसलें जो इस समय की फसलें होंगी खरीफ की, उनकी बिजाई करेंगे, ताकि हमारी पानी की ये बचत होगी और धान के बजाय दूसरी ऐसी फसलें जो कैश क्रॉप्स हैं जिसमें किसान की आमदन ज्यादा हो सकती है उस पर यदि जाएंगे तो उसका भी हमको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार किसान के पंजीकरण करने के बाद वो किसान जो अपनी फसल को बेचने के लिए आता है, अभी तक क्या होता था कि जो भूमि मालिक है, चाहे मुआवजे का पैसा हो चाहे फसल की बिक्री का पैसा हो,
अगर मिलता था तो उसी को मिलता था, लेकिन हमने प्रावधान किया है कि नहीं, मालिक के अलावा जो खेतीहर है, जो किसान है, जो काश्तकार है, जो रजिस्टर करेगा, रजिस्ट्रेशन के बाद जो मंडी में अनाज लेके आएगा, ये पैसा उसी को मिलेगा। ये प्रावधान पहले नहीं होता था, ये अपने आने के बाद किया है और इससे बहुत बड़ा संतोष ये सब हुआ है। और हमने मंडियों में रजिस्ट्रेशन के समय एक बात और की है, परिवार पहचान पत्र, इसको भी जोड़ा है ताकि उस किसान की परिवार की सारी जानकारियां वो उसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो उस किसान को कितना उसमें लाभ होता है, पिछले वर्षों में वो क्या कर रहा था, आगे उत्तर कैसे वो बढ़ रहा है, तो उसका एक डाटा भी हम मेंटेन करना चाहते हैं जिसका उसको एक लाभ होने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रबी के सीजन की फसलों पर किसानों को किए जाने वाले भुगतान में किसी प्रकार की देरी ना हो, इसके लिए भी आदेश दिए। साथ ही कहा कि किसानों को एक निर्धारित समय अवधि के भीतर खरीदी गई उपज का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। फसलों के भुगतान में देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड-19 मामलों में अचानक हो रही वृद्धि को देखते हुए खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए पिछले वर्ष की तरह इस बार भी खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने मंडी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि मंडियों में मजदूरों की उपलब्धता, धर्म कांटा, बारदाना और सिलाई मशीन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि मंडियों पर परिवहन की व्यापक व्यवस्था की जानी चाहिए और यदि कोई ट्रांसपोर्ट 48 घंटों के भीतर फसल का उठान करने में विफल रहता है तो उपायुक्त अन्य वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था कर फसल का उठान सुनिश्चित करें। दूसरा विषय जैसे मैंने पिछली बार बताया था, वो जो करंट इशू चल रहा है, किसान की जो फसल है उसकी प्रोक्योरमेंट है। हमने 1 अप्रैल से प्रोक्योरमेंट का काम शुरू किया था। इस बार गेहूं, सरसों, चना, इसकी प्रोक्योरमेंट के साथ साथ जो रबी की फसल है उसमें जौ भी हमने जोड़ा है। यद्यपि चना, सरसों और जौ ये MSP से ऊपर चल रहे हैं, हमारी मंडियां व्यवस्था करने के बाद भी हमको उसमें कुछ खरीदना नहीं पड़ रहा है। जहां तक गेहूं का विषय है, गेहूं भी इस समय तक हमारा 60 लाख मीट्रिक टन ये गेहूं की आवक हो चुकी है और जिसमें से 53 लाख मीट्रिक टन की हमने खरीद कर ली है और मैं समझता हूं 25 लाख के लगभग इसका उठान भी हो चुका है। तो इसलिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई ये नहीं आ रही है। मंडियों के अंदर कुछ दिनों में आवक थोड़ा ज्यादा हुई थी, ग्लटिंग हुई थी। हमने 2 दिन के लिए निवेदन किया था कि थोड़ा रोक करके अगर लाएंगे तो फिर मंडियों की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। आज की स्थिति में मंडियों की स्थिति एकदम सही है, कहीं कोई कठिनाई आती नहीं है। मंडी में जब गेहूं आता है तो गेहूं आने के बाद उसकी जो व्यवस्था है, वहां आवक के बाद उसकी सफाई होती है, सफाई में तुलाई, तुलाई के बाद भराई, भराई के बाद जे फॉर्म कटता, आई फॉर्म कटता, उसका उठान होता है, गेट पास कटता है। गेट पास कटते ही उसका जो टाइम है वो हम शुरू कर देते हैं कि गेट पास के दिन के छोड़कर अगले 3 दिनों के बाद अगर पेमेंट नहीं होती है तो उसको देरी माना जाता है और देरी अगर होती है तो उसकी जो पेमेंट आती है साथ में उसका ब्याज भी उसको मिलेगा। ऐसी में व्यवस्था का प्रबंध किया है। अभी तक किसानों मुख्यमंत्री ने कोविड-19 मामलों में अचानक हो रही वृद्धि को देखते हुए खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए पिछले वर्ष की तरह इस बार भी खरीद केंद्रों की संख्या को बढ़ाया है, मंडियों पर परिवहन की व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित करवाई और ये भी तय किया कि यदि कोई ट्रांसपोर्ट 48 घंटों के भीतर फसल का उठान करने में विफल रहता है तो उपायुक्त अन्य वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था कर फसल का उठान करेंगे। हरियाणा सरकार की ओर से फसल के समय पर उठान खरीद प्रक्रिया के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि आढ़ती या किसानों को समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि खरीद सीजन के दौरान
कोविड-19 नियमों व अन्य नियमों का अनुपालन करने के लिए सभी उपायुक्तों को मानक संचालन प्रक्रिया दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा खरीद संचालन में लगे लोगों के स्वास्थ्य जोखिम को कम करने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत व्यवस्था भी पहले से कर ली गई है। अपना सैनिटाइजर्स की कोई कमी नहीं है, पीपीटी किट्स की कोई कमी नहीं है। तो ये सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में हमने उपलब्ध करा ली हैं। अगर हर दिन थोड़ा चैलेंज होता है तो ऑक्सीजन की उपलब्धि का होता है। ऑक्सीजन अभी तक जितनी हरियाणा में उत्पादन होता है उससे हमारा काम चल रहा है, लेकिन उसी को और आगे व्यवस्था को ठीक करते हुए हमने कुछ आपातकाल व्यवस्था की भी चिंता की है। अभी तक जो लिक्विड हमारे पास जो ऑक्सीजन है, पानीपत के प्लांट से ज़्यादा हमको ऑक्सीजन मिलती है, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो प्लांट है, लेकिन उसमें भी आवश्यकता पड़ने पर जो गैस फॉर्म है इसका ऑक्सीजन का, उसकी उपलब्धि भी हम करवाने की सुनिश्चित हमने किया है, जो बड़ी मात्रा में है। लिक्विड से भी 4 गुना ज़्यादा ये हमारी गैस की उपलब्धि होती है। चूँकि गैस ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन कई बार संभव नहीं होती है, तो आपातकालीन स्थिति में हमने DRDO को भी निवेदन किया है कि कोई एक टेम्परेरी हॉस्पिटल 500 बेड से लेके 1000 बेड के हॉस्पिटल की व्यवस्था हम पानीपत में करने जा रहे हैं। यदि आपात स्थिति में आवश्यकता पड़ी तो उस अस्पताल का भी उपयोग हम करेंगे। तो उसी में दूसरा जो निर्णय हमने किया है कि माइल्ड से मॉडरेट जो भी मरीज हैं, जो प्रभावित कोविड के ऐसे पेशेंट्स हैं, उनसे निवेदन किया कि होम आइसोलेशन इसी में एक प्रकार से उनकी व्यवस्था अगर रहेगी तो अन्य नेसेसरी जो बर्डन है अस्पतालों के ऊपर वो नहीं बढ़ेगा। घरों में भी वो ठीक हो सकते हैं। जो माइल्ड टू मॉडरेट, जो सामान्य यानी स्तर की जो कोविड है जिनको, उनको घरों के अंदर रखेंगे। उसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट कोविड सेंटर्स बनाए हैं। 526 कोविड सेंटर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में बने हैं, जहां 45,000 बेड्स की व्यवस्था है। और जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं, केवल कोविड का ही इलाज करेंगे, तो ऐसे भी 281 अस्पतालों को हमने डेडिकेट किया है, जहां 21,000 ये बेड्स हैं। तो ऐसे निजी अस्पतालों से भी हमने निवेदन किया है कि पहला काम वो हमारा कोविड पेशेंट्स है उनको ट्रीटमेंट का है। बहुत से अस्पतालों ने अपने ओपीडी को भी बंद कर दिया है, ताकि ओपीडी का पेशेंट फिर भी कुछ दिन उसको देरी करने से कोई बहुत कठिनाई नहीं आएगी, लेकिन कोविड का जो पेशेंट है उसको प्राथमिकता से उसका उपचार करना ये बहुत जरूरी है। उपायुक्तों को यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रत्येक खरीद केंद्र पर कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री की उप प्रधान सचिव आशिमा बराड़, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक विनय सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अस्पतालों में कमरों की जो किराया है उसका दुरुपयोग वो ना करें, तो अलग अलग स्तर के जो निजी अस्पताल हैं उनमें 8,000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए प्रतिदिन ये राशि भी उनकी तय की है, ताकि इससे ज्यादा राशि वो न ले सकें। जहां तक टेस्टिंग की बात है, टेस्टिंग भी हमारे यहाँ लगभग 40,000 टेस्ट ये प्रतिदिन हो, ऐसी हमने व्यवस्था की है। तो इस टेस्टिंग के लिए भी 500 रुपए का रेट ये प्राइवेट अस्पतालों के लिए तय किया है। अगर घर से सैंपल लेकर के आते हैं तो 600 रुपया वो चार्ज कर सकते हैं, इससे ज्यादा वो चार्ज नहीं करेंगे प्रतिदिन। ये हमारी टेस्टिंग की व्यवस्था और आगे बढ़े, हम अपने यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं कि 40,000 से 70,000 तक हम इसको लेकर के जाएं। अभी तक कुल 33 लाख लोगों को ये मैं वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूं, तो वैक्सीनेशन 70,000 व्यक्तियों का प्रतिदिन वैक्सीनेशन हो, ऐसा हम एक प्रयत्न कर रहे हैं। अभी तक 33 लाख लोगों को वैक्सीनेशन का ये टीका लग चुका है। 1800 केंद्र वैक्सीनेशन के ये हमने स्थापित किए हैं। अभी 20 अप्रैल यानी आज से अगले 4-5 दिन तक एक मेगा जो अभियान है, महाअभियान है, वो इस वैक्सीनेशन के जो टीके हैं उनका लगाया जाएगा। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का,
जिन्होंने ये कहा है कि 1 मई से 18 वर्ष तक की आयु के भी जितने नौजवान हैं, पहले अभी तक 45 वर्ष तक के लोगों को ही वैक्सीनेशन का टीका ये लगता था, अब 18 वर्ष से ऊपर भी 1 मई के बाद ये खुलने जा रहा है। तो ऐसे सब नौजवान साथियों को भी कहूंगा कि 1 मई के बाद वो भी वैक्सीनेशन का टीका ये लगवा लें। और एक तो आपने देखा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के कई नियम बनाए। प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान फसलों का ब्यौरा लेकर फसल का समय पर उठान और खरीद प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही खरीद संचालन में लगे लोगों के स्वास्थ्य जोखिम को कम करने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत व्यवस्था के भी निर्देश दिए और इस विपदा की घड़ी में किसानों और प्रदेशवासियों को सांत्वना देते हुए उम्मीद जताई कि बहुत जल्द ही प्रदेश के हालात सामान्य हो जाएंगे और फिर से हरियाणा विकास के रास्ते पर पूरे वेग से आगे बढ़ेगा। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।